बेसिक शिक्षा का बेहतर अभिशासन, एक प्रयोग एक संभावना। यह फिल्म बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन की दिशा में लोकमित्र के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों, नवाचारों से निकले विचारों को प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में लोकमित्र के शिक्षा कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न मौकों पर हुए संवादों का संकलन है। इन संवादों से यह बात स्पष्ट होती है कि सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की ऐसी विकेंद्रित व्यवस्था को उभारने की जरूरत है जिसमें शिक्षक और अभिभावक एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। हम सभी को अब यह मान लेना चाहिए कि गरीब अभिभावक भी बच्चों को सीखने का अवसर देना चाहते हैं, शिक्षक सक्रिय होना चाहते हैं, परंतु सभी घटकों के बीच में एक तरह की संवादहीनता है जिससे बेहतरी की संभावना नहीं बन पा रही है। यह फिल्म दिखाती है कि जहां यह संवादहीनता खत्म होती है वहीं हम सभी को बेहतरी के रास्ते दिखने लगते हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक होने लगती है, स्कूल विकास योजना बनती है, बच्चे और अभिभावक सक्रिय भागीदार हो पाते हैं। वंचित अभिभावक भी शिक्षा जैसे दूरगामी लाभ के लिए समय देते हैं। वे स्कूलों से लेकर संकुल और ब्लॉक में बैठकें कर अभिभावक मंच रूपी संगठन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को समझते हैं, विभिन्न घटकों से जवाबदेही की मांग करते हैं। इसी प्रकार उभर रहे शिक्षक मंच में सक्रिय अध्यापक भी एक दूसरे से सीखते हुए, नए विचारों से रूबरू होते हुए अपने सीखने सिखाने की एक वैकल्पिक विधि स्थापित करते हैं जो कि शिक्षकों के अनुभवों और उनकी परिस्थितियों पर आधारित है। यह उनके स्वप्रेरणा को उभारता हुआ उनके सक्रियता व मनोबल को बढ़ाता है। उद्देश्य सबका ये है कि किस तरह समाज के बच्चे, मतलब 100% बच्चे हमारे विद्यालय आए और उनको शिक्षा मिले। जो भाग जाते हैं ना जाए, सरकार भी चाहती है। उनको दोपहर का खाना दे रही है, बालिकाओं को ड्रेस दे रही है, वजीफा आपके बच्चों को मिल रहा है ना, मिला। और भी जो भी बुकें हैं, बुकें दी जाए। इसके बाद भी आपके बच्चे दोपहर के बाद जाते हैं, कौन जिम्मेदार? तो अपने बच्चे को भेजते नहीं, इसको नहीं भेजते हैं। लेकिन ये भी साथ बताए कि मास्टर 1 है, दर्जा 3 है, मीटिंग को भी बुलाया जाता है। तो क्या अभिभावक लोग अपने बच्चों को यहाँ स्कूल भेज करके क्या मीटिंग क्यों देना है? केवल उसके खिड़की दरवाजे ये मेंटेन हो, प्लास्टर हो, डेस्टमेंट हो, यही आदर्श विद्यालय नहीं है। आदर्श विद्यालय शिक्षा का जो है संबंध 3 चीजों से है, अभिभावक, शिक्षा और उसके बाद शिक्षा। समझो, शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करने वाला। आदर्श विद्यालय बनाने के लिए हमको थोड़ा शास्त्रों की ओर जाना पड़ेगा, उनसे नकल लेना पड़ेगा। रघुनाथा माधव विनय गुरु नाम ही माथा। अब हम देखें समाज में लड़के इतने वो हो गए कि अपने माता पिता अपने गुरु को प्रणाम करना अब अवहेलना समझ रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है अच्छे तरीके। हमारे यहाँ प्राइमरी में भी, जूनियर में भी भाषा के जितने विषय हैं सब विषय देखा है। भाषा के पुस्तक में जितने पाठ दिए गए हैं एकदम बेकार, उनसे कोई शिक्षा नहीं मिलती। अब पढ़ाने की बात अलग है, कोई को बता दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, लड़के बात करते हैं। लेकिन ये आज से 20-25 साल पहले जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो आधा, मतलब हिंदी के पुस्तक में आधे विषय जो होते थे नैतिक शिक्षा से, रहीम, कबीर, सूर, तुलसी। लर्निंग कार्नर से मतलब बच्चे भी सीखे, हम उसका सूत्र निकाले, चाहे मतलब उसका खिलाया बताओ बच्चा ने तो मैं जब ट्रेनिंग खत्म हो तो बताओ जी कि यह कार्ड दे दे कि ऐसा कुछ ऐसा बनाए थे, परसों न दे दिया हो तो कहाँ रिक्ति कैसा मिलेगा, लोग तो वह चार माथा पच्ची की तो वह सोचते थे कि यह राजन हुआ का है, ऐसा चलेगी, उबियाए गए लोग। और ऐसी बात नहीं कि हम लोग आज यहाँ पर एकदम निकलने नहीं है, पढ़ाते हैं हम, मगर यह है कि अब उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। भाई जितना ज्यादा टाइम हमको मिलेगा उतना हम अच्छा पढ़ाएंगे। और अगर पढ़ाई को हमारे ऊपर सौंप दिया जाए
हमको ये केवल हमको हमारी पढ़ाई नहीं समझा हमको बताया जाए कि जैसे आप भगवान के पास बैठ जाइए अब पहले भी आप यहाँ चल जाओ अब जीरा जाओ लगान जाओ काली जाओ तो वह खाना सब नष्ट हो जाए। अब अगर उसके ऊपर फोन जो हो कि ऐसा कुछ खाना बनावे का है तो वो अच्छा खाना बने। उसी तरह हम लोग हैं कि अगर हमको सिखाओ माँ बाप बताओ हमारा बात तुमन बताओ चलेगा है ना। तो हम अपने दिमाग की तरफ बात कहा सकता हम कैसे कहिए। अब आप कहा जौन से नहीं दियो हमारा जौन है तो आदत पड़ गए वही हमारे पीछे तो लाठी लेके खड़े लगे हो। क्या गांधी जी ने जो सोचा था आज हो रहा। गांधी जी ने करके सिखों पे बुनियादी शिक्षा का ढांचा निश्चित किया। क्या हम गांधी जी के उन सपनों को हमारी समाज या हमारी सरकार पूर्ण कर रही है? आज प्राथमिक शिक्षा के चारों तरफ उछाला जा रहा शिक्षक क्यों? क्या प्राथमिक शिक्षक हर विभाग का कर्मचारी है? यदि नहीं है तो अन्य विभाग के कर्मचारी या अधिकारी शिक्षा विभाग को दबाव बनाए हुए हैं क्यों? पहले विचार कर लेना चाहिए तब हम शिक्षा को बेहतर करने सोचे। लगे पल्स पोलियो में 17 दिन कौन नहीं करने देता। हमारी ड्यूटी लगे 30 में 18 दिन होटल साहब के दरवाजे जाता हूँ 3 बार जाता हूँ फोटो पैसा फिर भी आता हूँ फिर महीना पहले कोई बात नहीं 3 बार जाता हूँ भैया दिखा दो। अरे माता को कौन रखा कौन नहीं करने देता। कोई अन्य प्रोग्राम आते हैं चुनाव आवा कौन नहीं करने देता। अब आप ढूंढिए कौन नहीं। हमने ढूंढ लिया सर मैं ढूंढ लिया मैं उसकी आवाज कौन उठाएगा। कौन समाज उठाओगे समाज जो अपने बच्चों से कौन आवाज उठाने कौन योजना चल रही कौन योजना चल रही कौन योजना चल रही क्या खोलो। हमारी दीदियाँ चली जाती हैं हमारे बाप चले जाते हैं हमारे जो नौनिहाल उनको कौन खिलाता है बताइए आप बताइए। ये समाज जब तक समाज नहीं रोक लगाएगा तब तक कोई भी कर्मचारी अपनी जगह अपना काम नहीं कर पाएगा। नहीं पूरे तंत्र में रहते हुए भी अपना काम बखूबी नहीं कर पाता। जो उसको जिस तरीके से काम करना चाहिए उसको ऊपर से निर्देशित कर दिया जाता है कि अब ये पैकेज आ गया है फलानी दिशा का इसे आपको कक्षा 1 और 2 में उतार देना है ना गुरु जी। फिर थोड़े दिन बाद ये होता है कि अब ये दूसरा पैकेज बन गया है और ये है बालिका हितैषी स्कूल का या कोई भी किसी नाम से अब आपको ये लागू करना। अब ऐसे में क्या होता है कि शिक्षक को अपना जो विवेक है उस विवेक को स्कूल में लागू करने का मौका नहीं है। तो आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या शिक्षक को ये आज़ादी मिलनी चाहिए पूरी व्यवस्था में कि वो क्या पढ़ाए कैसे पढ़ाए स्कूल को पूरा प्रबंधन कैसे करे। तो क्या ये आज़ादी शिक्षक को मिलनी चाहिए और वास्तव में क्या अभी है ये आज़ादी? शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विचारों से तो बच्चे की आय क्षमता के अनुसार हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित सरकार के द्वारा है वो बहुत ही ज्यादा है। जब हम लोग बच्चे थे तब हम लोगों को कक्षा 5 तक में केवल जिले का इतिहास से लेकर के प्रदेश का इतिहास पढ़ाया जाता था भूगोल पढ़ाई जाती थी। आज कक्षा 5 में ही विश्व तक का जानकारी देना पड़ता है। कक्षा 3 में शुरुआत हो। इससे मेरा विचार तो ये कहता है कि यदि पाठ्यक्रम जैसे आज वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में हम आप बैठे हुए हैं अगर ये पाठ्यक्रम इसी तरह के भौतिक क्षेत्र में बनाया जाए और इसी तरह के लोगों की सहभागिता हो तो हो सकता है पाठ्यक्रम में अच्छा सुधार हो सकता है। क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा बनाया जाता दिल्ली और लखनऊ में बैठक होती दिल्ली लखनऊ में उसका कार्यान्वयन होता है हमारे गाँव के गली और बाजारों में। तो बच्चों के अनुपात में उन बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था
चाहे उसको कमरे में ले लीजिए, चाहे नीचे चटाई या कुर्सी ये की ले लीजिए। बच्चों के ही अनुपात में, बच्चों की सुविधा के अनुसार उन्हें जल की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, शिक्षण कार्य के लिए शैक्षिक व्यवस्था, अभिभावक और शिक्षकों का बेहतर तालमेल, अभिभावकों का अध्यापकों से बराबर संपर्क बनाए रहना, अध्यापकों का बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, यदि हम बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण ढंग से व्यवहार करें, अभिभावकों का सम्मान करें, अभिभावक अपने बच्चों के स्तर को बराबर देखें और समय समय पर मुझे सुझाव बैठे रहें और मैं उन बच्चों के प्रति उनकी प्रगति यात्रा अभिभावक से बताता चलूं, जो कि आप शहरी माहौल में ऐसा हो रहा है। और किसी ग्राम पंचायत में 1 से 2 स्कूल भी होते हैं, तो अगर देखा जाए तो पूरे ग्राम पंचायत में 5 से 7 स्कूल आते हैं। तो हम लोगों को सोचता है कि गाँव स्तर में जो स्कूलों में शिक्षा समिति बनी होती है, उसका प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, और 3 ऐसे भावक होते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है, और प्रधान अपनी मर्जी से उनको नाम डाल दिया या फिर अपनी मर्जी से लिखा, लेकिन वो जो अभिभावक होते हैं उससे सक्रिय नहीं होते हैं कि जिनको कोई जानकारी हो, हम स्कूल में जाएं बच्चों की शिक्षा के प्रति के माध्यम से। तो हम लोगों का ये मानना है कि अगर शिक्षा समिति अच्छे से देखभाल स्कूल की करे तो स्कूलों की स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। अगर वो सक्षम नहीं है तो उसके साथ अन्य अभिभावकों को जोड़ करके एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो स्कूलों की देख रेख को सुनिश्चित करे, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, मानव समय से आए, जो मध्याह्न होने मिलता है वो ठीक। मैं रामस्वरूप राही ब्लॉक के बकवारा प्राइमरी स्कूल का प्रधान अध्यापक हूं। वर्तमान समय में प्रत्येक ग्राम सभा में एक 5 सदस्यों की ग्राम शिक्षा समिति बनी हुई है, जो ग्राम सभा में स्थित सभी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख कर रही है। इन समितियों का आकार बहुत छोटा है। इनमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष और विद्यालय का प्रधानाध्यापक सचिव होता है। 3 सदस्य और होते हैं जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होते हैं। इस तरह यह समिति केवल 3 लोगों की ही समिति है। यह 3 लोग प्रभावी ढंग से ग्राम सभा में स्थित विद्यालयों का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। सदस्यों की कमी के कारण गांव की संपूर्ण आबादी से संपर्क नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे विचार से इस समिति का विस्तार कर लगभग 15 से 20 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए और प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाए। ग्राम सभा के प्रत्येक हिस्से से समिति में सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा तो विद्यालयों की कमियों की सूचना संपूर्ण ग्राम में पहुंचा करेगी और बैठकों में 3 सदस्यों की अपेक्षा 15 सदस्यों के विचार सम्मिलित करने का अवसर मिलेगा, जो विद्यालय के लिए हितकर होगा। अभी 4 महीने पूर्व लोकमित्र संस्था द्वारा एक 15 सदस्यों की समिति का गठन मेरे विद्यालय के संबंध में किया गया है। इस समिति की बैठक प्रत्येक महीने की एक निश्चित तारीख को हो रही है। ग्राम सभा के प्रत्येक कोनों से आए महिला और पुरुषों को विद्यालय संबंधी समस्याओं से अवगत कराया जाता है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए उनके विचार सुने जाते हैं। उन विचारों को विद्यालय में लागू करने का प्रयास भी किया जाता है, जिससे विद्यालय के संचालन में अच्छा सहयोग कहा जा सकता है। इसलिए मेरे विचार से ग्राम सभा में 5 सदस्यीय समिति का विस्तार कर लगभग 20 सदस्यीय समिति का गठन प्रत्येक विद्यालय के लिए कर दिया जाए तो
विद्यालयी समस्याओं को हम लोग समाज के सहयोग से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। उनमें से छांट करके दो जो है न्याय पंचायत स्तर से पहुंचा देना चाहिए, क्यों न्याय पंचायत स्तर से समाधान कर सके अपनी बात का। और अगर न्याय पंचायत स्तर पे जो है इकट्ठे होते हैं तो उसमें से एक या दो जो है पात्र जो है ब्लॉक स्तर पे पहुंचा देना चाहिए, जिसे समाधान हो ही सके। हमारे ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर से या स्कूल स्तर से, और नहीं जिला स्तर से फिर आगे हो जाएगी बात, तो हो सकता है। जिले स्तर से राज्य स्तर पे पहुंच रहा है ये भाई, जिले स्तर कि अगर हम लोग जागरूक हैं और सीढ़ी वाइज अगर चलते रहेंगे तो राज्य स्तर तक पहुंच सकते हैं, उनसे अपनी मांगे पूरा करा सकते हैं। आइए कक्षा 1 और 2 में सरल स्तर के अनुसार समूह में काम हो रहा है, जैसे कि ABC समूह में हमने बच्चों को बांट दिया, उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। थियरम का उपयोग शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के अनुसार होता है, जैसे हमको गणित का पढ़ाना है तो गणित का थियरम प्रयोग करते हैं, भाषा का उसी हिसाब से प्रयोग करते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए नई दिशा से उपलब्ध गीत, कहानी, वर्गीकरण मिला है वहाँ, तो उसका हम लोग उपयोग भी करते हैं। अच्छी उपस्थित 80% उपस्थित पर 100% ठहराव है, मतलब जो आते हैं वो जाते नहीं है, जो आ जाते हैं वो रुके रहते हैं। अब हम अपेक्षा कर रहे हैं, इतना तो हम कर चुके हैं, अब जो करना चाह रहे हैं उसको बताने जा रहे हैं। हिंदी की समझ अगले सत्र में 50% से बदलकर 80% हो जाएगी। भाषा में 80% बच्चे शब्द पर होंगे, कक्षा 3, 4, 5 में 95% बच्चे बुरा तो मतलब जैसे हम समझ में जैसे नहीं आ रहा, कोई जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि ये सिलेबस बच्चों के लिए थोड़ा वो है, तो इसका हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपना विचार भी करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, पढ़ाई में जो सिलेबस है उसका परिवर्तन भी करो। बच्चों को सामग्री निर्माण में भी शामिल करेंगे, जैसे कोई विद्यालय बनाएंगे तो उसमें बच्चों को जरूर हम लोग सहयोग लेंगे, जिससे कि बच्चे पढ़ने में रुचि लें। समय सारणी का पालन करेंगे व इसमें जरूरत के अनुसार लचीलापन होगा। मेनू के अनुसार भोजन बनता रहे, इसका प्रयास करेंगे। ये बन रहा है अभी और बनता रहे, यही प्रयास हम लोग करेंगे। बैठक के लिए प्रयास करना, अभिभावक और शिक्षकों की जो बैठक है इस पर ज्यादा जोर देंगे कि कभी मान लो 1 महीने ना हुई बैठक तो अगले महीने जरूर हो जाता, हम प्रयास करेंगे, नहीं तो आओ जरूर बैठक।
साधन ना भरपूर है और ये तो महिमा तीरम की ये ममोरा का सत नामांकन कर लीना पर टीचर के पता नहीं और कहाँ से दे मैं टीचर अधिकारी उनकी भी कौनो पता नहीं। कागज बोल के दे दो भैया, कागज बोल के दे दो भैया, उनका या मंजूर है और ये तो महिमा ईरम की ये हमरा का दे देना है। एक अध्यापक तो अटकी, एक अध्यापक तो दिल भर भैया कग जय माँ मशगूल है और ये तो महिमा हमारे लिए साहब हमारा खिलाना है और अपने परवेश की चीजों से बच्चों को सिखलाना है। दिल में जो भी आया वो दिल कहने को मजबूर है और सारी महिमा विराजी